प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में जून 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 40 प्रश्नों का सेट का सेशन हम सब साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और पूरे मनोयोग के साथ हम सब सेशन साझा करते रहें। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है 1 नंबर पे, सामाजिक कौशल के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ए जांच सूची, बी निर्धारण मापनी, सी आंकिक मापनी, डी नियमावली। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? सामाजिक कौशल व्यवहार के घटक होते हैं जो किसी व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में उसे समझने, सीखने एवं अनुकूलित व्यवहार में मदद मिलती है। इस प्रकार सामाजिक कौशल के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है वह हो जाएगा आपका नियमावली। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर, विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। इसको आकलन की किस पद्धति से जोड़ा जा सकता है? ए निदानात्मक आकलन, बी भावी कथन परक आकलन, सी निर्माणात्मक आकलन, डी संकलनात्मक आकलन। छात्रों को पढ़ाई के दौरान विभिन्न प्रकार के अधिगम की प्रगति को जानने, उसे समझने एवं सुधार करने के लिए जो आकलन किया जाता है वह निर्माणात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। चूँकि शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया वर्ग कक्ष में करते हैं, यहाँ आमने सामने होते हैं, तो यहाँ निर्माण की बात होती है। यहाँ उसमें कुछ जो छुपी हुई बात होती है उसमें पूर्ण करने की पूरी गुंजाइश होती है। अध्यापक और छात्र यहाँ लगातार सतत यह जो है उनके अधिगम के सफलता का या असफलता का शिक्षक आकलन करते हैं। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर, सूची 1 में प्रज्ञा सिद्धांतों के नाम दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में इन सिद्धांतों के प्रोत्साहकों को इंगित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए बहुकारक सिद्धांत, बी बुद्धि की संरचना का प्रतिमान, सी बहुविवाहात्मक प्रज्ञा, डी भावात्मक प्रज्ञा। और सूची 2 में है 1 में डेनियल गोलमैन, 2 होवार्ड गार्डनर, 3 में एल थर्स्टोन और 4 है जेपी गिलफोर्ड। इसका सही मिलान करना है। यह जो है बहुकारक सिद्धांत, यह जो है बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे रहे हैं वो है आपका थर्स्टोन का, यानी ए का तीसरा। बुद्धि की संरचना का प्रतिमान जो है ये गिलफोर्ड की दी गई है। और
बहुविभात्मक, ये बहुविभात्मक प्रज्ञा जो है ये आपका गार्डनर का है, होवार्ड गार्डनर। और भावात्मक जो है ये तो स्पष्ट है गोलमैन महोदय का, डेनियल गोलमैन। यानी A3 B4 C2 और D1, ऑप्शन ए की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 6 पर, निम्नलिखित में से कौन सी नीति में समावेशी शिक्षा का इस प्रकार उल्लेख है? दिव्यांगों को सभी स्तरों पर सामान्य लोगों के साथ समान भागीदारों के रूप में समेकित करना, उन्हें सामान्य वृद्धि के लिए तैयार करना और साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने में सक्षम बनाना। ए, सबके लिए शिक्षा संबंधी वैश्विक घोषणा 1990। बी, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। डी, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना 1974। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? इसको तो ये है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें स्पष्ट है, यह जो है शिक्षा नीति की धारा 49वां, धारा में विशेष आवश्यकता वाले, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की जो विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए कि निःशक्त बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। निःशक्त बच्चों की विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षक के द्वारा उन्हें भलीभांति समाधान पुनर्गठन किया जाए। निःशक्त बच्चों की, ये है आपका दूसरा टॉपिक, ये है पहला टॉपिक। शिक्षा में स्वयंसेवी प्रयासों को, सेल्फ हेल्प, स्वयंसेवी प्रयास को जहाँ तक हो उसे प्रोत्साहित किया जाए। तो ये है हमारा 1986 में ये दिव्यांगों के स्तर के लिए रखा गया था। ऑप्शन सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है, निम्नलिखित सूची में से उन विशेषताओं को चिन्हित करें जो शोध में एक उत्कृष्ट परिकल्पना से संबंधित है। ए, व्याख्या की सहजता। बी, व्याख्या की सत्यभाषिता। सी, अभिधारणाकृत संबंधों को सत्यापित करने में अत्यधिक क्लिष्टता। डी, विद्यमान सिद्धांत से संबंधित नहीं। ई, चरों में प्रतिपादित संबंध की संप्रत्यात्मक अस्पष्टता। इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? कोई 3 का चयन करना है दिए गए 5 कथनों से। पूछा जा रहा है कि परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, यह जो है हमारा शोध प्रक्रिया के लिए, शोध का जो टॉपिक होता है वह हमें उसके लिए परिकल्पना बनाना होता है और परिकल्पना के सहारे ही इस टॉपिक को हमें सिद्ध करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, तब जाकर ये हमारा जनरलाइजेशन होता है और तब उसे कंक्लूजन पर निकाला जाता है। तो उत्कृष्ट परिकल्पना से संबंधित है, यही प्रश्न है हमारा कि कौन सा होगा। तो व्याख्या की सहजता, यह
जरूरी है। व्याख्या की सत्यभाषिता यह भी जरूरी है। अभिधारणाकृत संबंधों को सत्यापित करने में अत्यधिक क्लिष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। विद्यमान सिद्धांत से संबंधित नहीं, इसके लिए ही तो RRL की जरूरत होती है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, लेकिन यहाँ संबंधित नहीं कह रहा है, संबंधित है। तो DB हमारा कैंसिल, यानी A, B और चरों में प्रतिपादित संबंध की संप्रत्यात्मक, ये जो है यह होना चाहिए A, B, E, यानी ऑप्शन हमारा D की ओर होगा। संप्रत्यय का मतलब होता है कि हम किसी चीज को जब सोचते हैं या बोलते हैं या समझ विकसित करती है तो वह चीज़ें हमारे मनस्पटल पर एक फिगर के रूप में दृश्यांकित हो जाता है। जैसे रसगुल्ला, तो रसगुल्ला बोलने से यह पता होता है कि यह जो है खाने की चीज़ें है और यह स्वाद में मीठा है, यह गोल गोल होता है। तो यह जो है रसगुल्ला का संप्रत्यय, तो यह होना चाहिए परिकल्पना के अंतर्गत भी, जो हमारा चर में प्रतिपादित है उसके संबंध में स्पष्ट रूप से। ऑप्शन हमारा डी है। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट है 6 पर। NCF 2005 द्वारा शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से बदलाव का सुझाव दिया गया है? A, ज्ञान संवितरण से ज्ञान स्वामित्व। B, विषयगत से बहुविषयगत ध्यान केंद्रण। C, अधिगमकर्ता की स्वायत्तता से शिक्षक के निर्देश। D, शिक्षक केंद्रित से अधिगमकर्ता केंद्रित अभिकल्प। E, कक्षा की चार दीवारी से आसपास और कक्षा से बाहर का क्षेत्र। पूछा जा रहा है NCF 2005, यानी नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क जो हमारा है, यह 2005 के अंतर्गत किन किन सारी बातों को मुख्य रूप से बनाया गया था। तो यह जो है इसमें 2005 में जो हमारी कमेटी बनी थी, इसके अध्यक्ष जो थे वह थे आपको यशपाल महोदय। और इन्होंने विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए, जैसे विषयगत से बहुविषयगत ध्यान केंद्रण, ये आपका सही है। शिक्षक केंद्रित से अधिगमकर्ता केंद्रित, यह भी आपको है। और कक्षा की चार दीवारी से आसपास और कक्षा से बाहर का क्षेत्र, यानी BDE, ऑप्शन हमारा बी की ओर है। ये 2005 में सुझाव दिए गए थे। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 7 पर। किसका यह सुझाव दिया है कि संगठन प्रक्रिया के उपरांत गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी? A, एडवर्ड डेमिंग। B, वाल्टर सेवार्ट। C के प्रहलाद। D, पोप का योग। तो ये कहने वाले संगठन की प्रक्रिया के उपरांत जो नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, ये कहने वाले हैं आपको पोप का योग। ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 8 पर। जब शिक्षण अधिगम सामग्री को ऑफलाइन रूप से प्रस्तुत किया जाता है ताकि अधिगमकर्ता कक्षा के आरंभ होने से पहले विषय वस्तु तक पहुंच सके तथा अपने उन प्रश्न समस्याओं को लिख सके जिन्हें वह कक्षा में पूछ सके, को क्या कहा जाता है? A, वर्चुअल क्लासरूम। B, गूगल क्लासरूम। C, फ्लिप्ड क्लासरूम। D, ट्रेडिशनल क्लासरूम। क्या हो जाएगा सही हमारा? तो इस प्रकार का जो ऑफलाइन रूप से और पुनः हम उस समस्या तक पहुंचने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यह कहीं ना कहीं हमें ब्लेंडेड लर्निंग के यह एक प्रकार है। इसमें
जो छात्र को पूर्व ज्ञान है और उसको रखकर ही शिक्षण विधि से एक संरचना की जाती है जिसे शिक्षक छात्र अंतः क्रिया कर अधिगम में वृद्धि करते हैं। तो क्या जाएगा, कहीं ना कहीं हमारा यह जो लर्निंग है वह फ्लिप्ड क्लासरूम के अंतर्गत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए नेक्स्ट है 9 पर। आर.एच. दवे द्वारा प्रस्तावित मनोगतिक अनुक्षेत्र के अध्ययन के उद्देश्यों के वर्गीकरण में स्वचालित अचेतन रूप में क्रियाकलापों एवं संबंधित प्रवीणताओं का रणनीतिक स्तर पर श्रेणी का क्या अर्थ है? ए हेरफेर, बी स्पष्ट अभिव्यक्ति, सी नैसर्गिकता, डी परिशुद्धता। क्या होगा सही हमारा? तो दवे द्वारा जो मनोगतिक के अंतर्गत 5 कौशलों को स्थान दिया गया है, उन 5 स्तरों में एक हमारा है कौशल प्रदर्शन। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो हमारी निपुणता होती है, जो हमारी क्षमता होती है, वह प्रतिबिंबित होता है। यह एक प्रकार से स्वचालित, सहज, अचेतन तरीके से क्रिया करने के लिए जो संबंधित प्रवीणताओं का रणनीतिक स्तर पर श्रेणी है वह हमारा नैसर्गिकता है। ऑप्शन हमारा सी की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। दस नंबर पर है दिव्यांगता वर्गीकरण के आईसीएफ प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल किए जाते हैं? ए कार्य प्रकार एवं संरचनाएं, बी जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी या शामिल होना, सी पर्यावरणीय कारक, डी दिव्यांगों के लिए बनाई गई नीतियां, ई सरकार से वित्त पोषण। इसमें कोई 3 कथन का चयन करना है। आईसीएफ मॉडल के अंतर्गत जो है वह दिव्यांगता का प्रकार से पूछा जा रहा है, तो कार्य प्रकार एवं संरचनाएं सही है। जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी या शामिल होना, यह भी आपको सही है। पर्यावरणीय कारक भी सही है। दिव्यांगों के लिए बनाई गई नीतियां यहाँ नहीं है वर्गीकरण के अंतर्गत, या सरकार से वित्त पोषण भी, यानी ए, बी और सी है। ऑप्शन हमारा बी की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। 11 नंबर पर है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है फ्रायड के प्रतिपादन में इदम व्यक्ति की एक प्रकृतिगत व्यवस्था है तथा वह मनोऊर्जा का भंडार है। यह सुख सिद्धांत की क्रियाविधि का अनुप्रयोग करता है तथा तनाव निर्मोचन की एक युक्ति है। कथन 2 है सभी रक्षा युक्त में 2 गुण होते हैं, वह यथार्थ का निषेध, विकृतिकरण एवं मिथ्याकरण करती है तथा ये अचेतन रूप में कार्यशील होती है। इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? ABCD में सही गलत को चयन करना है। फ्रायड महोदय जो है ये आपको मनोविश्लेषणवादी, साइको एनालिटिकल के रूप में ये जाने जाते हैं और इन्होंने ही बतलाया इदम, अहम और परा अहम, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ईड, ईगो, सुपर ईगो। इसके अंतर्गत ही जो है
वह मनो ऊर्जा का भंडार है, यह सही है। यह सिद्धांत की क्रियाविधि का अनुभव प्रयोग करता है, किस लिए? सुख सिद्धांत की एवं तनाव निर्मोचन की एक युक्ति है, सही है, कथन यह सही है। सभी रक्षा युक्त में दो गुण होते हैं, वह यथार्थ का निषेध, विकृतिकरण और मिथ्याकरण भी करती है, जो अचेतन रूप में कार्यशील होती है, यह भी कथन सही है। यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है, बौद्ध दर्शन में प्रतित्व समुत्पाद की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं स्पष्ट करती है? ए, इस संसार में सब कुछ सोपाधित और सापेक्ष है। बी, परमार्थिक दृष्टि से संचार और निर्वाण के बीच कोई अंतर नहीं है। सी, सभी बाहरी रूपों की उत्पत्ति वास्तविक है। डी, बाहरी रूप चरम वास्तविकता से रहित नहीं है। ई, सभी बाहरी रूप सापेक्ष है, उनकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। कोई 3 कथन का चयन करना है दिए गए ABCD के ऑप्शन से। बौद्ध दर्शन से संबंधित हमारा ये प्रश्न है, जिसमें उसका विशेषता पूछा जा रहा है। सॉरी, तो यहाँ जो है आपको इस संसार में सब कुछ सोपाधित और सापेक्ष है, यह आपका सही है। परमार्थिक दृष्टि से संसार और निर्वाण के बीच कोई अंतर नहीं है, यह भी कथन सही है। सभी बाहरी रूपों की उत्पत्ति वास्तविक है, यह आपको गलत है। बाहरी रूप चरम वास्तविकता से रहित नहीं है, यह सहित है, वास्तविकता है। तो क्या हो जाएगा? यह भी कथन आपका गलत हो रहा है। और सभी बाहरी रूप सापेक्ष है, क्योंकि उनकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा? A, B और E ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान है। चल नेक्स्ट है 13 पर, कतिपय संगठन की प्रक्रिया में बदलाव हेतु आवश्यक कार्यों को इंगित करने वाला स्थान कौन सा है? ए, संगठन को अशिथिलीकरण अपनाना चाहिए। बी, बदलाव की प्रथम प्रकार की चिंता में कमी लाई जानी चाहिए। सी, गैर बदलाव की द्वितीय प्रकार की चिंता में वृद्धि लाई जानी चाहिए। डी, किसी नवाचार प्रक्रिया को अपनाया जाना जिसका परीक्षण किया जा सके। ई, बाधक एवं चालक बलों के विश्लेषण आधारित चर्चा। इसमें भी आपको कोई 3 कथन का ही चयन करना है। क्या हो जाएगा? संगठन को अशिथिलीकरण अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। बदलाव की प्रथम प्रकार की चिंता में कमी लाई जानी चाहिए, यह भी कथन आपका सही है। गैर बदलाव की द्वितीय प्रकार की चिंता में वृद्धि नहीं, गैर बदलाव में नहीं, प्रथम प्रकार में जहाँ चिंता में कमी लाई जानी चाहिए, यहाँ वृद्धि है, तो यह नहीं होना चाहिए। किसी नवाचार प्रक्रिया को अपनाया जाना जिसका परीक्षण किया जा सके, तो यह भी आपको नहीं है। पुनः है आपका गैर बदलाव के द्वितीय प्रकार की चिंता में, गैर बदलाव की द्वितीय प्रकार की चिंता में वृद्धि लाई जानी चाहिए, ये आपको सही है, यहाँ सही आ जाएगा। तो A, B, C आपको सही हो गए, ऑप्शन डी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। चौदह नंबर पर, गुणवत्ता आश्वासन के लिए एडवर्ड डेमिंग ने निम्नलिखित क्या किया था? ए, नए दर्शन को स्वीकार करना। बी, निरीक्षण पर निर्भरता समाप्त करना। सी, खराब कार्य पर निष्पादन हेतु बाध्य करना। डी, कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाना। ई, भय मुक्ति। इसमें आपको 4 कथन को चयन करना है ABCD से।
एडवर्ड डेमिंग महोदय ने खराब कार्य को निष्पादन हेतु बाध्य करना, यह नहीं है। बाद बाकी नए दर्शन को स्वीकार करना सही है। निरीक्षण पर निर्भरता समाप्त करना, यह भी सही है। यानी ए, बी और सी नहीं होगा। सी नहीं होगा तो आपको डी कैंसिल, बी कैंसिल, ए कैंसिल, यानी ए, बी, डी, ई। और कार्य के दौरान प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और भय मुक्त होकर हमारा कार्य होना चाहिए। ए, बी, डी, ऑप्शन सिक्योर है। सही आंसर का मिलान है। पंद्रह पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने के लिए शिक्षण व्यवसाय के अभ्यर्थियों के शिक्षण की उनकी अभिरुचि के लिए जांच की जाए। कथन दो है, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में सुधार करने के लिए अध्यापकों के लिए संकाय सुधार कार्यक्रम को नियमित बनाया जाना चाहिए। क्या होगा सही हमारा? सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा यानी कहीं ना कहीं जो टीचर नहीं बने हैं, वो अभी शिक्षा में नहीं आए हैं, स्टूडेंट होकर वे अध्यापक शिक्षा करना चाहते हैं, तो उस कार्यक्रम में सुधार करने के लिए शिक्षण व्यवसाय जो हमारा प्रोफेशन है, वह अभ्यर्थियों के शिक्षण के उनकी अभिरुचि के लिए जांच की जाए। एकदम सही है। जब तक उसकी जांच को नहीं ली जाए कि हाँ उन्हें शिक्षण प्रक्रिया में रुचि है या नहीं है, तब तक यह भली भांति फली फूल नहीं हो पाएगा। तो एक हमारा कथन सही है। दूसरा देखा जाए, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में सुधार करने के लिए अध्यापकों के लिए संकाय सुधार, सेवा पूर्व यानी सेवा से पहले ही कार्यक्रम को नियमित बनाया जाना चाहिए, यह आपको कथन गलत है। यानी ऑप्शन सी की ओर है। कथन एक सत्य है किंतु कथन दो गलत है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 16 पर, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? ए, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 21 बी 2002, सी अनुच्छेद 21 ए 2009 और डी है अनुच्छेद 21 ए 2002। सीधा सा प्रश्न है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे यह बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। यह जो है आपको क्या हो जाएगा, 21A 2002 में ही फ्री एंड नेसेसरी एजुकेशन, कंपल्सरी, ट्वेंटी 21A और ये आया आपको 2002 में। इसमें यह भी है कि 6 से 14 आयु वर्ग को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा सुनिश्चित किया जाना है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर का मिलान है। चलिए 17 पर है, CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एसएससी में यथा निर्धारित समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? ए, समेकित प्रतिमान, बी चिकित्सा प्रतिमान, सी बहुविकल्पीय प्रतिमान, डी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान। सही क्या होगा? CWSN यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स के एसएससी यानी सर्व शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा को, यह जो है वह किस पर आधारित है? तो यह है आपका बहुविकल्पीय प्रतिमान। ऑप्शन सी।
सही आंसर का मिलान है। 18 पर है, वह युक्ति कि पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किस से संबंधित है? ए प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम, बी अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम, सी मूल्य पाठ्यक्रम, डी शून्य पाठ्यक्रम। इसमें सही हमारा क्या हो जाएगा? ये जो कथन है यह आपको इज्जर महोदय द्वारा दिया गया है। इज्जर, इन्होंने बताया शून्य पाठ्यक्रम। यहाँ इन्होंने जानकारी दिया गया कि जो जानकारी दे या कुछ सिखा दे या हम सिखा न सके, इसलिए जो भी पाठ्यचर्या में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं उन्हें विशेष रूप से संबंधित होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? शून्य पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी की ओर है। नल करिकुलम, सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर है, निम्नांकित कथनों में से किसके माध्यम से अनुदेशन अभिकल्प के लिए रचनावादी सिद्धांत का प्रभाव परिलक्षित होता है? ए अनुदेशन अभिकल्प को विशिष्ट अधिगम परिणाम संबंध होना चाहिए, बी अनुदेशन अभिकल्प अर्थ देने वाले प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त करने वाले भागीदारी उपागमों को बढ़ाना चाहिए, सी अनुदेशन अभिकल्प को विशिष्ट होना चाहिए ताकि अधिगम परिणाम का सटीक माप ना हो, डी अनुदेशन अधिकल्प को अधिगम प्रसंग व अग्रलक्षी कदमों के लिए चुनौती हेतु के लिए क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। कोई दो कथन का चयन करना है, इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा सही? अभिकल्प के लिए रचनावादी, तो अनुदेशन अभिकल्प को विशिष्ट अधिगम परिणाम संबंध, यह कथन आपका उपयुक्त नहीं है। अनुदेशन अभिकल्प अर्थ देने वाले प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त करने वाले भागीदारी उपागमों को बढ़ाना चाहिए, सही है, यानी बी हमारा होगा। तो बी होगा तो सी कैंसिल और डी कैंसिल, ए नहीं हो रहा है तो स्पष्ट है हमारा बी हो जाएगा। डी कह रहा है अनुदेशन अधिकल्प को अधिगम प्रसंग और अग्रलक्षी कदमों के लिए चुनौती हेतु के लिए क्षेत्र प्रदान करना चाहिए, सही है। यह कह रहा है कि अभिकल्प को विशिष्ट होना चाहिए ताकि अधिगम परिणाम का सटीक माप ना हो, तो यह कथन गलत है। बी और डी जो है ऑप्शन बी में है, सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 20 पर, पाठ्यक्रम उद्देश्यों के निम्नलिखित उपागम में से कौन सा उपागम आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने की अधिक गुंजाइश रखता है? ए व्यवहार पर के तार्किक उपागम, बी बौद्धिक शैक्षिक उपागम, सी व्यवस्था परक प्रबंधात्मक उपागम, डी मानवीय सौंदर्य परक उपागम। क्या हो जाएगा? यहाँ पूछ रहा है आपको कि आत्मसिद्धि से जो हमारी आत्मिक खुशी जिससे मिलती है वो हमारा होता है मानवीय ज्ञान, और यह जो मानवीय ज्ञान है वह हमारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत में जो मानवता से संबंधित रखता हो, जिससे हमारी प्रगतिशील दर्शन, जो विद्यार्थियों की आत्मसिद्धि एवं उसमें प्रवीणता की पूर्ति में सहायता करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं मानवीय सौंदर्य परक उपागम, ऑप्शन डी की ओर।
यह है आपका सही आंसर का मिलान। चलिए आज हम लोग यहीं छोड़ दिया जा रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग इसके पार्ट्स को और साझा कर लिया जाएगा। अभी और भी क्वेश्चंस हैं आपको, इसलिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं रोका जा रहा है। पुनः हम सब अगले सेशन में शेष प्रश्नों को सेशन के रूप में साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।